हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लासों में हमारा काफ़ी डिस्टर्ब गया क्लास, क्योंकि लाइन के कट जाने की वजह से हमारा क्लास आधा अधूरा ही रह गया। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो अगले क्लास में नहीं हो पाया था। तो हमको आशा करता हूँ कि आज आज सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओह, आप लोगों के पास बुक होगा, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। हम लोग पिछले क्लास में तीसरा क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे ना कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है, और चौथा रह गया था कि वस्तुओं के अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं। वस्तुओं के अंतः क्रिया से क्या समझते हैं, तो आइए इसी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वस्तुओं की अंतःक्रिया हम उसे कहेंगे जब किसी वस्तु पर दोनों तरफ से बल लगाया जाता हो, तो वह वस्तु की अंतःक्रिया कहलाती है। इसी बात को लिख देना है। तो पहले प्रश्न लिखते हैं कि वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तुओं है ना, वस्तुओं के अंतःक्रिया, वस्तुओं के अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। वस्तुओं के अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा कि किसी वस्तु पर दोनों तरफ से लगाए गए बल, किसी वस्तु पर दोनों तरफ से लगाए गए बल वस्तु की अंतःक्रिया कहलाती है। चलिए इसी बात को लिखते हैं। किसी वस्तु पर लिखेंगे, किसी वस्तु पर दोनों तरफ, किसी वस्तु पर दोनों तरफ से लगाए गए बल को वस्तु की अंतःक्रिया कहते हैं। वस्तु की अंतःक्रिया कहते हैं। हो गया, किसी वस्तु पर दोनों तरफ से लगाए गए बल को वस्तु की अंतःक्रिया कहते हैं। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। दो वस्तुओं द्वारा बल तो आरोपित किया जा रहा है लेकिन उसका परिणामी बल शून्य हो। इसका एक सटीक उदाहरण देना है। तो इसका एक सटीक उदाहरण है रस्साकसी का खेल। आप सभी ने रस्साकसी के खेल को देखा ही होगा। रस्साकसी के खेल में क्या होता है, इधर भी बल लगाया जाता है, इधर भी बल लगाया जाता है, और इधर भी व्यक्तियों द्वारा बल लगाया जाता है। लेकिन इस जितने भी दोनों पक्ष के लोग हैं, ये दोनों पक्ष के बल तो आपस में लगा तो रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो परिणामी बल होता है यह शून्य होता है, क्योंकि ये अपने तरफ। लेकिन देखिए इस दोनों में क्या होते हैं, इसका बल शून्य होने का रीजन क्या है। ये जो बल लगाते हैं ना, यह एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं, एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं। अगर इधर जितना बल लगता है उधर इतना भी बल लगता है, और दोनों बल मिलकर आपस में जीरो हो जाते हैं। यानी रस्साकसी के खेल में क्या होता है कि दोनों पक्षों द्वारा बल तो लगाया जाता है लेकिन उनका परिणामी बल शून्य रहता है। अगर किसी ने भी अगर थोड़ा सा भी ज्यादा बल लगा दिया, इधर 6 न्यूटन का इधर 5 न्यूटन का, तो यह जीत जाएगा। लेकिन यह क न्यूटन से जीता, एक ही न्यूटन से, तो इसका जितना भी परिणामी बल होगा, जितना भी यह इसका जितना बल होगा इसमें से घट जाएगा। यानी यह जीता तो सिर्फ एक ही न्यूटन के बल से जीता। समझ में आया। यानी रस्साकसी के खेल में क्या होता है, दोनों पक्षों द्वारा बल तो लगाया जाता है लेकिन उनका परिणामी जो बल होता है वह शून्य होता है। चलिए इसी बात को लिखते हैं, आइए देखते हैं।
पांचवा है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए, पांचवा, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है, बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है, परंतु परिणामी बल शून्य होता है। चलिए, तो इसका उदाहरण है रस्साकसी का खेल। आंसर रस्साकसी के खेल में दोनों पक्षों द्वारा बल तो लगाया जाता है परंतु परिणामी बल शून्य रहता है। हो गया। चलिए बताइए, रस्साकसी के खेल में दोनों पक्षों द्वारा बल तो लगाया जाता है परंतु परिणामी बल शून्य रहता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ते हैं तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रस्सी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किधर लगाया जाता है। तो देखो, रस्साकसी का जो खेल होता है, रस्साकसी के खेल में दोनों पक्षों द्वारा जो बल है वह एक दूसरे के विपरीत, ये अपने ओर खींचेंगे और ये अपने ओर खींचेंगे। यानी इनकी बल की दिशा किधर है, इस साइड है, और इनकी बल की दिशा किधर है, इस साइड है। तो यह आगे खींच रहा है और यह पीछे खींच रहा है। यानी कहने का मतलब जो है, यह एक दूसरे के विपरीत है। इधर है एक दूसरे के विपरीत। तो हम बोल सकते हैं कि रस्साकसी के खेल में बल जो आरोपित होता है वह दोनों पक्ष जो अपने में बल आरोपित करते हैं वह एक दूसरे के विपरीत आरोपित करते हैं। इसी बात को लिखना है। चलिए आइए लिखते हैं, लिखेंगे। रस्साकसी के खेल में छठवां प्रश्न, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। बल किस दिशा में लगाया जाता है। आइए चलिए इसको बताने। रस्साकसी के खेल में जो बल होता है वह किस दिशा में लगाया जाता है, तो हमने समझा है और इसी को लिखना है कि रस्साकसी के खेल में
रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। हो गया। रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। चलिए आप जल्दी से इसे राइट ऑन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पहले इसे साफ कर लेते हैं बोर्ड को। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संपर्क और असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। जो संपर्क बल हैं और असंपर्क बल हैं, इन बलों के जो प्रकार हैं, इन प्रकारों को भी हमें स्पष्ट करना है, यानी इन प्रकारों को भी परिभाषित करना है। चलिए हम पहले प्रश्न लिखते हैं कि संपर्क बल और असंपर्क बल के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है, संपर्क बल, असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट करें या कीजिए, बातें की हैं। आइए तो चलते हैं। देखिए जो बोल रहा है कि संपर्क और असंपर्क बलों के जो दो प्रकार हैं, उन दो प्रकारों को स्पष्ट करिए। तो हमने बताया कि जो बल है वह बल संपर्की बल और असंपर्की बल में बांटा गया है। संपर्की बल के भी दो प्रकार होते हैं। हम जितने भी बल लगाते हैं, हम किसी दूसरी को छू कर बल लगाएंगे, वह दो तरह से बल लगते हैं। एक है पेशीय बल और एक है घर्षण बल। पहला है जो संपर्क बल पर हम पढ़ते हैं। संपर्क बल के बारे में बात करते हैं, हम लिखते हैं आंसर में बात करते हैं संपर्क बल के बारे में। संपर्क बल चलिए देखिए, जो संपर्क बल होता है, हम इस दुनिया में जितने भी बल लगते हैं वह दो ही तरह के बलों में है, एक संपर्क और एक तरह का है असंपर्क बल। यानी जब हम बल लगाते हैं तो किसी वस्तु को छूकर ही बल लगाएंगे, अन्यथा इस तरह से बल नहीं लगेगा। और दूसरा है कि बिना छुए भी बल लगाया जा सकता है, जो कि हमारे द्वारा नहीं होता है। एक है संपर्क बल में जो होता है वह संपर्क बल का प्रकार होता है, एक है पेशीय बल और एक है घर्षण बल। जब हम पेशीय बल के बारे में बात कर लेते हैं। पेशीय बल है कि हमारे मांसपेशियों की क्रिया के फलस्वरूप संपादित होने वाले कार्यों को, संपादित होने वाले बलों को हम क्या बोलते हैं? पेशीय बल बोलते हैं। जैसे देखो संपर्क बल में हम पेशीय बल यानी पेशियों के क्रिया के फलस्वरूप, जैसे हमें किसी बाल्टी को उठाना है, किसी मग को उठाना है या किसी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह करना है, तो बच्चे इसमें ध्यान दो कि जब हम किसी वस्तु को छुएंगे ही नहीं, उसे पकड़ेंगे ही नहीं, तो क्या वह अपने स्थान में परिवर्तन होगा? हम बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि संपर्की बल एक पेशीय बल है, वह संपर्की बल है, क्योंकि हम पेशीय बल है, अपने मांसपेशियों द्वारा हम जितना भी बल लगाते हैं। इस मार्कर को पकड़े हैं, थोड़ा समझिएगा। इस मार्कर को हम पकड़े हैं, क्या जब से हमारे हाथ अंगुली की मांसपेशियां अगर इस पर टच नहीं होगी, इसको पकड़ेगी नहीं, तब से क्या यह हमारे हाथों में ठहर पाएगा? नहीं ठहर पाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम इसे छुएंगे तभी यह हमारे इस पर बल लगेगा, और जब हम जिस वस्तु को छू दिए वह तो संपर्क बल में चला गया। और दूसरा है, अब हम दूसरे संपर्क बल की बात करते हैं, तो दूसरा संपर्क बल है घर्षण बल।
क्या है, घर्षण बल। अब घर्षण बल कैसे बल लगता है समझिए, देखिए जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर या जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है तो उनके जो संपर्की सतह होते हैं उन संपर्की सतह पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल। अब इस तरह समझते हैं। मान लीजिए एक हमारे ये हथेली है और दूसरा ये, अगर हम इस दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों के जो मतलब संपर्क सतह है वो आपस में टच हुए तभी तो इनके बीच घर्षण बल लगेगा। और घर्षण बल लगेगा तो देखिए इसके सतह और इसके सतह आपस में सटे तभी तो बल लगा, और इसी को बोलते हैं घर्षण बल। इन संपर्की सतहों के बीच एक बल कार्य करने लगता है जो कि गति का विरोध करता है। घर्षण बल हम आगे भी पढ़ेंगे। जो घर्षण बल होता है वह गति के क्या करता है, विरोध करता है। जैसे साइकिल, अगर हमारे साइकिल रोड पर चलती है, हमारी साइकिल जब रोड पर हम चलाते हैं तो उसके टायर, हमारे साइकिल का टायर रोड के जो सतह होती है उस पर टच करती है, बिना वह टच करे तो चलेगी नहीं। जैसे देखिए सपोज ये हमारा रोड है और ये हमारी साइकिल हम चला रहे हैं, साइकिल। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा साइकिल का पहिया है, इस साइकिल के पहिया रोड के सतह से संपर्क हुआ तभी तो इस पर बल लगा। यानी घर्षण बल भी जो है, यह घर्षण बल जो है वह भी संपर्की सतह का ही उदाहरण है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो घर्षण है वह घर्षण बिना एक सतह, देखिए जब से एक वस्तु रहेगा उस पर घर्षण बल नहीं लगेगा। यानी घर्षण बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे ये आपस में चल रहे हैं तो इस मार्कर के जो सतह है हमारे हथेली के सतह से टच हुआ तभी तो इस पर बल लगा, और वही बल होता है घर्षण बल। हम किसी वस्तु को उठाते हैं वो हमारी पेशीय बल है, पकड़कर एक जगह से दूसरे जगह करते हैं वह पेशीय बल है, हमारी मांसपेशियों की क्रिया के फलस्वरूप हुआ। और जब हम कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर घर्षण करती है मतलब सरकती है तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। अब समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा घर्षण बल और पेशीय बल क्या है। हमने सिर्फ बात करी है संपर्क बल के। संपर्क बल कितने होते हैं, तो संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है पेशीय और दूसरा होता है घर्षण। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है पेशीय बल। देखिए पेशीय बल, अब इसके बारे में समझते हैं पेशीय बल क्या है। समझना है क्या, हम तो समझ ही गए। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, तो लिखेंगे हमारे मांसपेशियों द्वारा, हमारे मांसपेशी द्वारा, हमारे मांसपेशी की क्रिया के फलस्वरूप, हमारे मांसपेशी के क्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के फलस्वरूप हमारे मांसपेशी की क्रिया के फलस्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। हो गया। चलिए, जैसे कुली को आप देखे होंगे, जैसे स्टेशनों पर कुली जो होता है, या जैसे हम भी किसी वस्तु को उठाते हैं तो उसकी जो हम जिस वस्तु को उठाते हैं उस वस्तु का सतह हमारे सर, हमारे हाथ के मांसपेशियों द्वारा टच होती है तभी तो उस पर बल लगता है, और वही है पेशीय बल। अब दो वस्तुएं आपस में, अब वो घर्षण बल की जो बात करेंगे तो वह दो वस्तुएं कोई भी हो सकती है। हमारी मांसपेशियां होना यह संभव नहीं है, कोई भी वस्तु हो सकती है। दूसरा बात करते हैं घर्षण की। चलिए दूसरा भी घर्षण। तो हम लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के
किसी दूसरे वस्तु के सतह पर गति वस्तु के सतह पर गति करता है तो उन दोनों वस्तुओं के संपर्क की सतह पर एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। हो गया, चलिए लिख लीजिए। घर्षण बल, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर गति करता है तो उन दोनों वस्तुओं के संपर्की सतह पर एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए हो गया होगा। अब हम बात करते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल। तो जो असंपर्क बल होता है यह भी दो प्रकार होते हैं। असंपर्क बल के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण और दूसरा है चुंबकीय बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अब चुंबकीय बल क्या है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो जब कोई किसी वस्तु को ऊपर से नीचे जब हम स्वतंत्रता पूर्वक इसे छोड़ते हैं तो हमारा पेन, जैसे देखिए हम पेन को जब ऊपर से नीचे छोड़े तो यह ऑटोमेटिक अपने आप नीचे गिर गया। क्या हम उसे ऊपर से नीचे करें, हम नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, उसे ढकेल रहे हैं क्या? नहीं ढकेल रहे, यह अपने आप लग रहा है बल। किसी वस्तु को ऊपर से नीचे आने में हमें हमारी इस तरफ से कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, यानी यह अपने आप आ रहा है। कोई वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं, गेंद फेंकते हैं या कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो वो अपने आप गिरती है, उसे कोई गिराता उराता नहीं है कि चलो अब ढकेल कर नीचे कर रहे हैं, अब नीचे चले जाओ नीचे चले जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा तभी संभव हुआ क्योंकि नीचे हमारी जो धरती है वह धरती किसी चीज को भी अपने ओर आकर्षित करती है और उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हम धरती से बाहर भी निकलते हैं तो हमारी धरती किसी भी ग्रहों को भी बांध कर रखी है अपने गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण, और सभी गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। तो इसका डिफिनेशन होगा कि हम लिखेंगे कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वह अपने द्रव्यमान के अनुसार बल लगाते हैं, जिसे हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आया अब आप लोगों को? अब हम चलते हैं चुंबकीय बल की ओर। चुंबकीय बल क्या है? तो चुंबक को आप जैसे आप दो चुंबकों को देखते हैं, अगर दो चुंबकों को एक दूसरे के संपर्क में ले जाएंगे तो वो अपने आप सट जाएगा कि नहीं सट जाएगा? क्या उसे आप बोलते हो कि अब तू सट जाओ, अब ऐसे दबा रहे हैं उसको, सटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, वो अपने आप सट जाता है। उसे दबाने की और सटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं इस दोनों को। चलिए, जो हमने समझाया वह सब लिख देना है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, चुंबकीय बल क्या है। चलिए अब हम असंपर्क के भी बात कर लेते हैं। असंपर्क बल, आंसर ये सभी एक ही में है। संपर्क और असंपर्क एक ही है। संपर्क के नीचे यानी घर्षण बल के नीचे लिखिएगा असंपर्क बल। असंपर्क बल के भी कितने प्रकार होते हैं? असंपर्क बल के भी दो प्रकार होते हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखेंगे कि ब्रह्मांड में
सभी पिंड, ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने अपने द्रव्यमान के अनुसार अपने द्रव्यमान के अनुसार बल लगाते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हो गया। ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के अनुसार बल लगाते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं चुंबकीय बल। दूसरा है चुंबकीय बल। आइए हम चुंबकीय बल की भी बात करते हैं। चुंबकीय बल क्या है? तो दो चुंबकों द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। हम लिखेंगे चुंबक द्वारा लगाया गया बल, चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चलिए हो गया। अब इसे जल्दी से लिख लीजिए आप। चलिए हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल हो ही गया, इसमें से ही लिख लीजिएगा, बात दोनों का एक ही है। विद्युत बल एक अलग है और घर्षण बल दो, इसमें से हम लोग लिख लिए हैं, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास होगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और घर्षण बल क्या है, इसको कह रहे बल क्या है समझाइए। और लास्ट है दूसरा है विद्युत बल, तो विद्युत बल को लिख देंगे, ये कुछ नया है। और गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल के बारे में तो हम जानते ही है, तो वहीं से लिख लीजिएगा। हम सिर्फ विद्युत बल लिख दे रहे हैं, विद्युत बल क्या है। तो चलिए आइए देखिए, पहले विद्युत बल को समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे कि विद्युत बल कैसे लगता है, विद्युत द्वारा कैसे बल लगाया जाता है। चलिए देखिए विद्युत बल क्या है। आठवां है विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल हम पहले लिखवा दिए हैं, इसलिए हम नहीं लिखवा रहे हैं। अब सिर्फ विद्युत बल पर बात करते हैं। जो विद्युत बल होता है तो हम बोलेंगे कि दो आवेशों द्वारा लगने वाले बल को विद्युत बल करते हैं। दो आवेश क्या है, एक है धन आवेश और एक है ऋण आवेश। धन आवेश जैसे लाइन वाइन देखते हैं ना, उसमें दो आता है, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस वाले को बोलते हैं ऋण आवेश और धन वाले को जो प्लस होता है उसको बोलते हैं धन आवेश और माइनस वाले को ऋण आवेश। तो इन दोनों के द्वारा लगाए गए बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत बल। इसका भी एक और उदाहरण है, जैसे आप अपने सर पर पेन को रगड़िए और रगड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए, कागज के टुकड़े उस पर सट जाएंगे। तो यह किसका भी प्रकार है, यह प्रकार है विद्युत बल के ही। असल में होता क्या है इन दोनों के बीच, देखिए जब हम बाल पर अपने पेन को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती होगी इस वस्तु में, जब पेन में हमारे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती होगी, तभी तो वह एक दूसरे पर आकर्षित होता है। अगर कमी होगा तो भी और अधिकता होगी तो भी। समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं। अब हम इसी को लिख देते हैं कि विद्युत बल क्या है। तो हम लिखेंगे आंसर में विद्युत बल कि दो आवेशों द्वारा, लिखेंगे दो आवेशों द्वारा लगाए गए
बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल कहते हैं। दो आवेशों द्वारा लगाए गए बल को विद्युत बल कहते हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको भी। 8वां प्रश्न हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 9वां कि भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? वो बहुत गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए इसको भी समझ लेते हैं। लिखेंगे कि भार क्या है? भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? 9वां, भार क्या है? भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? प्रयुक्त किया जा सकता है। चलिए आइए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि भार क्या है? भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? क्रिया नहीं, किया, प्रयुक्त किया जा सकता है। तो हाँ, भार पहले हम बात करते हैं भार क्या है। तो देखिए, जो भार है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल का एक परिमाण है। कैसे परिमाण है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल, भार कहाँ है, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ है? तो सुनिए, आइए देखिए कैसे परिमाण है। हम बोले कि भार जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। अब कैसे परिमाण है? जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं, तो जब हम किसी वस्तु को उठाएंगे ना, तो उसके भार का हमें अनुभव होगा। असल में अनुभव तबे होता है जब हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी हमारी धरती गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो हमारे धरती किसी भी वस्तु को अपने ओर खींचेगी। उसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ज्यादा भारी होगा तो ज्यादा भार का अनुभव होगा, अगर कम भारी होगा तो कम भार का अनुभव होगा। यानी कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु है, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। समझिए, तो हम जब किसी भी चीज को उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रहा है और हम उस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसे हम उठा रहे हैं। तो बताइए कि जब हम किसी भी बल का विरोध करेंगे तो उसका विरोधी परिणाम हमें तो अनुभव होगा ही, और जो हमें अनुभव होता है वही है गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए बोला जा रहा है कि जो मतलब भार क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। अब बोल रहा है कि क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, भार से हम बल की माप सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि भार को बल के माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कैसे? तो जब देखिए, इसके उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं कि जब हम बाल्टी को उठाते हैं, तो जब हम बाल्टी को उठाएंगे तो बाल्टी का भारी लगना ही भार है, और हम जिस बल से उठाते हैं वह बल का माप है। तो जब वह भारी लगा तो हम उसे देखे कि अरे ज्यादा भारी है तो ज्यादा बल लगाना पड़ा, कम भारी है तो कम भार लगाना पड़ा। यानी भार से ही तो बल का माप किया जा सकता है। इसी बात को लिख देना है। यही बोल रहा है कि क्या भार को बल के माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, प्रयुक्त किया जा सकता है। तो चलिए हम लिखते हैं आंसर इसका। चलिए देखिए, तो हम लिखेंगे भार क्या है। इसका आंसर होगा कि भार गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। भार गुरुत्वाकर्षण भार गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। भार गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है? परिमाण है। लिखेंगे कि भार को बल की माप के लिए
प्रयुक्त किया जा सकता है, आपके लिए प्रयुक्त, सॉरी आधा कहता, प्रयुक्त जा किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि जब हम लिखेंगे क्योंकि जब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, पानी वाला ही ले लेते हैं, जब हम पानी से भरे बाल्टी को उठाते हैं तो बाल्टी का भारी लगना ही क्या है, भार है। और हम जिस बल से उठाते हैं, भारी लगना ही भार है। और हम जिस बल से बाल्टी को उठाते हैं, वह बल का माप है, चलिए हो गया। भार गुरुत्वाकर्षण बल का एक परिमाण है। भार को बल के माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि जब हम पानी से भरे बाल्टी को उठाते हैं तो बाल्टी का भारी लगना ही भार है, और हम जिस बल से बाल्टी को उठाते हैं वह बल का माप है। चलिए इसे जल्दी से राइट ऑन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 10वां, मिलान करने वाला। अगला प्रश्न क्या है, मिलान करने वाला। चलिए अब मिलान भी कर लेते हैं इसको फटाफट। मिलान करने वाला पहले दे देना चाहिए, जैसी जिसकी इच्छा। आइए देखिए 10वां प्रश्न है, मिलान कीजिए। अब मिलान करने वाला भी बना लेते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, कॉलम ए में है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल और पेशीय बल। और कॉलम सेकंड में है घोड़ा द्वारा गाड़ी का खींचना, सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, लोहे की कील को आकर्षित करना, उष्मा उत्पन्न होना, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। अब इसके बारे में सब एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में मिल गया होगा और उसी को मिला देना है। चलिए मिलान करने, 10वां है, मिलान कीजिए। तो पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और सेकंड में है, ऐसे क्या लिखना है, अब ऐसे मिला देते हैं। चलिए ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल। दूसरा है विद्युत बल, विद्युत बल। और हमारा तीसरा है घर्षण बल, हो गया। और चौथा है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। और पांचवा है पेशीय बल। इधर सब बल है और इसका इधर एग्जाम्पल है। चलिए ये देखिए, तो हम पहला का मिलाएंगे। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो कह रहे हैं सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरने में कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लिखेंगे दूसरा होगा सेब का पेड़ से टूटकर नीचे
नीचे गिरना हो गया। और इसका दूसरा होगा विद्युत बल क्या है, तो विद्युत बल बल है कागज के टुकड़े को आकर्षित करना। हमने विद्युत बल में पढ़ा है इसको। पांचवा होगा इसका कि कागज की कागज के टुकड़े का आकर्षित होना, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना हो गया। चलिए, और घर्षण बल क्या है भाई, घर्षण बल है उष्मा उत्पन्न होना। जब दो वस्तुएं आपस में घर्षण करती हैं, आपस में रगड़ खाती हैं, तो उनके बीच उष्मा उत्पन्न होता ही है। तो होगा उष्मा उत्पन्न होना, उष्मा उत्पन्न चलिए, तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब फिर से इसको देख लीजिए एक बार कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा सेव का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कार्य करता है। विद्युत बल क्या है, तो कागज के टुकड़े को आकर्षित होना विद्युत बल कार्य करता है। घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हम पाठ पढ़ेंगे, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट अगले चैप्टर में से हम जानेंगे। घर्षण बल को बारे में विस्तार से बताया गया है। चुंबकीय बल क्या है, तो लोहे के कील को आकर्षित होना चुंबकीय बल कहलाता है। लोहे के कील को आकर्षित होना चुंबकीय बल कहलाता है। पेशीय बल क्या है, तो घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना। जब से घोड़ा गाड़ी खींचता जाएगा, यह कब संभव हो पाता है, जब क्या कहते हैं, जब हाँ घोड़े की जो पेशियां है, मांसपेशियां है, जब से गाड़ी पर टच नहीं होगी तब से गाड़ी कैसे चलेगा, तो यह पेशीय बल है। जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिए, हो ही गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है तो अब हमारा अगला प्रश्न है हो गया। तो अगला प्रश्न 11, प्रश्न नंबर 11 है कि बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल की इकाई का नाम है न्यूटन। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में हो जाएगा, न्यूटन। बल की इकाई का मात्रक क्या है, न्यूटन। ऐसा ही मात्रक भी बोल सकते हैं, न्यूटन ही है। तो 11 का आंसर होगा न्यूटन। 12 है कि जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं, उन बलों को लिखना है। जैसे जब हम गेंद को हवा में फेंकते हैं, मार्कर ये है। देखिए, जब हम गेंद को हवा में फेंकते हैं, मान लो सपोज ये गेंद है, तो जब हम गेंद को हवा में फेंकते हैं ना, तो इस पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं, उसी बल को लिखना है। तो देखिए, जब हम गेंद को हवा में फेंकते हैं तो गेंद गतिशील होकर ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के दौरान गेंद पर घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल, तो हाँ, घर्षण बल सिर्फ धरती पर ही नहीं, आसमान में, जल में, सभी जगह कार्य करता है घर्षण बल। तो जब हम गेंद को ऊपर फेंके
तो गेंद पर घर्षण बल कार्य करा, गेंद पर कौन सा बल कार्य करा, घर्षण बल। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये जो घर्षण बल का मान जो होगा वो शून्य होगा, यानी कहने का मतलब जो हमारी गति, देखिए घर्षण बल क्या करता है, घर्षण बल गति का विरोध करता है, यानी गेंद जो है, गेंद ऊपर की ओर गति कर रहा है तो घर्षण बल इसे नीचे की ओर खींच रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर गेंद की जो गति होगी वह शून्य हो जाएगी, और जब शून्य हो जाएगी तो अब नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, और जब कोई ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो दो बल हो गए, यानी जब हम गेंद को ऊपर फेंके तो ऊपर जाने के दौरान इस पर गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल कार्य करा, और जब नीचे आने लगा तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे आया, और फिर जब धरती पर यह गिरा तो फिर से घर्षण बल लगा। जब यह नीचे गिरा तो यह घर्षण बल, फिर से घर्षण बल लगा, और इस घर्षण बल इस गेंद की गति को विरामावस्था में परिवर्तित कर देता है, यानी दो ही बल लगे जब गेंद, इसी बात को लिख देना है। चलिए पहले प्रश्न लिखते हैं, हो गया, मिट गया। 12 प्रश्न नंबर है कि जब गेंद हवा में फेंकी जाती है, 12, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति, में परिवर्तन, होता रहता है, ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं, ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं, चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले यानी जब हम गेंद को फेंकते हैं, लिखेंगे जब कि गेंद हमारे हाथों में विरामावस्था में रहता है तथा जब हम इसे ऊपर हवा में फेंकते हैं तो गेंद गतिशील होकर ऊपर जाती है तथा गेंद पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण एक घर्षण है ना, गेंद पर हो जाती है तथा गेंद पर घर्षण बल कार्य करता है, और एक समय ऐसा आता है कि गेंद
गेंद की गति गेंद की गति शून्य गेंद की गति शून्य हो जाती है गेंद की गति शून्य हो जाती है और गेंद नीचे नीचे गिरने 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 लगता है तब उस समय गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तथा गेंद नीचे धरती गेंद नीचे यानी पृथ्वी पर गिरती है तो पुनः घर्षण बल कार्य करता है और उस गेंद की गति को शून्य कर गेंद को विराम अवस्था में ला देता है हो गया। चलिए इस बात को पढ़ देते हैं। जो गेंद हमारे हाथों में विराम अवस्था में रहता है तथा जब हम इसे हवा में फेंकते हैं तो गेंद गतिशील होकर ऊपर जाती है तथा गेंद पर घर्षण बल कार्य करता है और एक समय ऐसा आता है कि गेंद की गति शून्य हो जाती है और गेंद नीचे गिरने लगता है। तब उस समय गेंद पर यहाँ पर रहेगा गेंद पर उस समय गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तथा गेंद नीचे पृथ्वी पर आने लगती गिरती है तो पुनः शून्य हो जाती है तो नीचे गिरने लगता है। हाँ ठीक है अब सही है। तो तथा गेंद नीचे पृथ्वी पर गिरती है तो पुनः घर्षण बल कार्य करता है और उस गेंद की गति को शून्य कर गेंद को विरामावस्था में ला देता है। चलिए ये प्रश्न को जल्दी से राइट डाउन करिए उत्तर को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न 13 है कि पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है। तो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, छोटा है। तो लिखेंगे कि पेड़ से नीचे गिरते समय कौन सा बल कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल की अहम भूमिका होती है। चौथा ऑब्जेक्टिव है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो उनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है उस बल को बोलते हैं घर्षण बल। इसका आंसर होगा 2 घर्षण बल। 15 में है कि इनमें कौन असंपर्क बल है। तो क्या खिंचाव असंपर्क बल है, जब हम किसी वस्तु को खींचेंगे तो पकड़ी कर खींचेंगे, यह संपर्क बल है, ये नहीं होगा। धक्का, जब किसी वस्तु को धक्का देंगे ऐसे पुश करेंगे तो भी तो इस पर संपर्क में आ रहा है तो यह संपर्क बल, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय बल, घर्षण बल, तो घर्षण बल तो खुद ही संपर्क बल है, यानी इसका आंसर होगा सी, यानी तीसरा चुंबकीय बल।
चुंबकीय बल। अब यहाँ से आपके चैप्टर के सभी जो क्वेश्चन आंसर है वो होते हैं समाप्त। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद।